आप देखिए, एक स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी, एक टाइटन व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा। वाकई में जब बात विजन की होगी, जब बात दयालुता की होगी, तब बात रतन टाटा की जरूर होगी। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय जी और साथ ही सुमित चंगौकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? जब भी दयालुता की बात होगी, विजनरी बिजनेस की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, वोकल फॉर लोकल की भी बात होगी, रतन टाटा हमेशा याद आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे मैं नहीं समझता अपने आप को भी कि रतन टाटा के बारे में हम कुछ ऐसी बात करें, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है बिजनेस को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, उसको आप प्रोग्राम में या अपनी बात में कहकर शामिल नहीं कर सकते। जो आपने बात की वो उनके तीनों करैक्टर हैं जो उनकी पहचान बनते हैं। और उसके साथ जो सबसे बड़ी बात मैं रतन टाटा को लेकर समझता हूँ वो है इंटीग्रिटी। इंडस्ट्री और इंटीग्रिटी थोड़ा सा कंट्रास्ट वर्ड होता है, लेकिन रतन टाटा उस विरोधाभास के साथ पूरी जिंदगी सम्मान के साथ जीते रहे। एक ईमानदारी, और आप सोचिए इंडस्ट्रीज को एक आम आदमी है ना अपने से बहुत दूर समझता है। आपको 2 तरीके से समझना, हम लोग जो भी लोग होंगे हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, सारी बातें की है, लेकिन रतन टाटा या टाटा परिवार जो है हिंदुस्तान का हर जो आम हिंदुस्तानी है, गरीब आदमी है, आम आदमी है, कमज़ोर आदमी है, वो भी उसको अपने से दूर नहीं समझता। वो ऐसा नहीं लगता उसको कि रतन टाटा कोई बहुत दूर के हों। और इसलिए मैं सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर देख रहा था कि ऐसे ऐसे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, अर्पित किए, जिनका शायद उन्होंने उनके उस प्रोडक्ट को भी कितनी बार इस्तेमाल किया होगा पता नहीं, लेकिन वो आम जिंदगी से जुड़े हैं कि नमक की भी बात करें, चाय की भी बात करें, कार की बात करें, एसी की बात करें, दुनिया भर की बात करें। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रतन टाटा से आप क्या समझ सकते हैं? समझना है कि ज़िंदगी में आपको क्या मिल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज़िंदगी में आप क्या दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। मिलने के लिए तो बहुत बड़े लोग हैं, आज भी रतन टाटा साहब से बड़े इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में भी हो गए हैं। यदि आप उसको रेवेन्यू को देखें, कैपिटल को देखें, इंडस्ट्रीज़ को देखें, प्रोग्रेस को भी देखें, लेकिन उन सब के बाद भी रतन टाटा का नाम अगर ऊपर है तो हमें उसको दूसरे नज़रिए से देखना पड़ेगा कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, सादगी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, दयालु होने का जो आपने बात की, डोनेशन को लेकर बात की, और वो शायद उनको उनकी फैमिली से मिला। आप आज़ादी से पहले जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे जमशेदजी टाटा, वहाँ से आप सीखिए कि वो परिवार जो है वहाँ से आज तक जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रीज़ को देखो, इसको कंट्रास्ट के साथ समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज़ को लेकर हम लोग हमेशा करप्शन, बेईमानी, ये सब चीज़ें जोड़ के देखते हैं। आप रतन टाटा के साथ ये बातें कहीं ही नहीं सकते। आप उनमें से किसी एक भी बात को जोड़ के नहीं कह सकते। और ऐसा नहीं होता, प्रतिद्वंद्वी भी बहुत होते हैं, कभी उनको लेकर उस तरह की बात नहीं हुई। इंडस्ट्री तस्वीर में जरा दर्शकों को दिखा दूं। उद्धव ठाकरे इस वक्त पहुंचे हैं, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप चाहे पॉलिटिशियंस को देख लें, चाहे आप आम व्यक्ति को देख लें, चाहे क्रिकेटर्स को देखें, सचिन तेंदुलकर पहुंचने वालों में से सबसे पहले थे जिन्होंने घर पर जाकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी के हृदय में रतन टाटा के लिए एक बहुत ही खास मुकाम है, खास जगह है, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत होते हैं, लेकिन बिजनेस करने के साथ साथ अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना, ये कैसे किया जा सकता है? रतन टाटा उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अपनी बात पूरी कर ले विजय जी। वही इंटीग्रिटी की बात हम लोग कर रहे थे। उनकी इंडस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में जितने काम किए वो सब सक्सेसफुल रहे। उनकी पहली जो कार आई थी टाटा इंडिका, वही फ्लॉप हो गई थी, उससे टाटा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद वो फिर से खड़े होते हैं, फोर्ड के साथ जाते हैं, दुनिया भर में काम करते हैं। वेस्ट बंगाल की जो इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी है वो भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन वो उसको लेकर बैठ नहीं गए, उसको सीने में नहीं छुपा लिया कि अब इसका बदला, इसका हिसाब किया जाएगा, वो नहीं है। और वो आदमी है जो हर इंडस्ट्री क्या सोचता है, बिजनेसमैन क्या सोचता है कि उसका फ़ायदा किस चीज़ में है। लेकिन रतन टाटा एक दिन सड़क पर घूम रहे हों और बारिश में घूमते हुए एक परिवार के 4 सदस्यों को स्कूटर पर देख लें कि भाई ये आदमी आम हिंदुस्तानी है और चारों लोग परिवार के बारिश में भीग रहे हैं क्योंकि उनके पास महंगी गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लखटकिया कार का एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि 1 लाख रुपए में कार 2008 में।
उसमें बिजनेस का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि 1 लाख रुपए में उस जमाने में कार, एक जमाने में मुझे ध्यान है कि जब मारुति आई थी तो सबसे सस्ती कार के लिए और कॉमन मैन की कार का सपना था, लेकिन 2008 में 1 लाख रुपए की कार सोचना एक बड़ा उद्योग के दृष्टि से कोई बहुत फायदेमंद सौदा या फैसला नहीं है। लेकिन वो ये सोचना कि आम आदमी कैसे, मारुति का भी जो इंजन था सुजुकी के साथ मिलकर था, सुजुकी के साथ, यहाँ तो इंडिया का पहले काम इन्होंने अपनी कार बनाने की सोची। और मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं ना, तो उसको टाटा के नाम के बिना आप पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। मुझे उनकी एक फोटो याद आती है कि वो F-16 जो फाइटर प्लेन है उसमें चढ़ने वाले को पायलट के तौर पे पहले हिंदुस्तानी है, इंडस्ट्रीज के तौर पे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से उनके सारे हो सकते हैं इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन मैं समझता हूं आज उनको इंडस्ट्रीज के बजाय एक शख्सियत के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर आप देखेंगे तो कैसे आज कहानी सुनाने का इसलिए दिन है और इसमें कोई सियासी बात नहीं है। परिवारों के साथ चलते हैं, लेकिन वो तो 20 साल पहले अपना जो चेयरमैनशिप है टाटा कंपनी की, इतनी बड़ी कंपनी की चेयरमैनशिप छोड़ देना आसान काम होता है? वो भी 2012 में। इतना समय बीत जाने के बाद भी इतना रेलेवेंस किसी अगर शख्सियत का बना रहे। और हम कहते हैं इंडस्ट्रीज में फैमिली जो है वो सब कुछ करती है। वो 1962 में असिस्टेंट के तौर पर टाटा इंडस्ट्री में शामिल होते हैं और 1982 में जाकर 20 साल बाद एक पोजीशन पर पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसे आज हम चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी साकेत राय इस वक्त नरीमन पॉइंट पर मौजूद है। साकेत, अभी अभी हमने देखा उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुकेश अंबानी भी यहाँ पहुँचेंगे। इसके पहले आनंद पिरमल और उनकी पत्नी ईशा अंबानी यहाँ पर पहुँची थी। तो फिलहाल आने वालों का हुजूम और अंतिम दर्शन के लिए जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनका लगातार तांता लगा हुआ है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों का हुजूम भी फिलहाल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ से वर्ली के लिए जो है उनका पार्थिव शरीर रवाना होगा, जहाँ पूरी पारसी विधि विधान से उनके अंतिम संस्कार को किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अब एक तरफ जहां आपने देखा कि उद्धव ठाकरे इसी लाइन से जाते हुए नजर आए, तो उसी तरफ देखिए कि जो आम नागरिक हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, टाटा ग्रुप्स में उन्होंने कभी किसी जीवन में काम किया था, और उसके बाद जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल जो आने वालों का तांता है वो अभी भी लगा हुआ है और बाहर तक ये लाइन अगर आप देखें तो वो जाती है। और इस वक्त मुंबई पुलिस की तरफ के ऊपर भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से लोगों का हुजूम इस वक्त नरीमन पॉइंट पर पहुंचा हुआ है उसे मैनेज करना। और यही कारण है कि जिस तरह से रतन टाटा को लेकर हम जब लगातार बात करते हैं, जब हम उनके किस्से और कहानियों की बात करते हैं, तो कई ऐसी कहानियां हैं, चाहे वो युवाओं को प्रेरित करने वाली हो या बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को प्रेरित करने वाली हो। और बहुत बड़ी बात है कि हर उम्र के व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। ये वो बातें हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाला कोई बच्चा हो, वो कॉलेज में पढ़ने वाला कोई लड़का हो, वो आज एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए उठता हुआ कोई हो सकता है, भविष्य का रतन टाटा ही क्यों ना हो। आज उनकी तमाम बातों को जिक्र करना, उनके विचारों को चर्चा करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साकेत, आप रहिए हमारे साथ। जब हर्षवर्धन जी, विजय जी कह रहे थे इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे, आज सुधा मूर्ति ने भी सबसे पहले इंटीग्रिटी की बात की, तो मैं जब बहुत सारे ऐसे किस्से पढ़ रही हूँ उसमें से एक कहानी ये भी उनकी इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है कि रिस्ट वॉच को लेकर, घड़ियों को लेकर टाइटन कंपनी कुछ पिछड़ते हुए जा रही थी। तो फिर ये चर्चा हुई कि कुछ बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके लिए रतन टाटा को मना भी लिया गया। लेकिन रतन टाटा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप जो भी कह रहे हैं आप बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले आपको ये मुझे बताना होगा कि क्या परिवर्तन होने से पहले क्या परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। मतलब डोंट, आप पहले बताइए क्या परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। तब उन्होंने बात इंटीग्रिटी की कही थी कि हमारे जो व्यापार करने का तरीका है, जो हमारी ऑनेस्टी है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यही बात इंटीग्रिटी की है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि जब भारत रत्न रतन टाटा हमारे लिए तो सिर्फ नाम में रतन नहीं है, असली रतन है वो। और मैं एक बात और कहूँगा, जब इस तरह का कोई व्यक्ति जाता है हमें छोड़ के, तो कोई ये गमगीन होना, उदास होना, दुख होने वाला दिन नहीं है, दुख करने वाला दिन नहीं है। ये दुनिया में एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ी है कि वो खत्म नहीं होने वाली। अब आप लोग बार बार बात कर रहे हैं दयालुता, एथिक्स,
तो उसको समझेंगे कैसे? अब हम लोग कहानी कुर्सी का शो करते हैं, रोज बात करते हैं कि सत्ता के लिए उसने उसको उठा के पटक दिया, उसने यहाँ समझौता कर लिया, साम दाम दंड भेद उसके साथ स्वाभाविक कहा जाता है। रतन टाटा के बारे में एक किस्सा मैंने पढ़ा और दूसरा जो इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। पहला किस्सा ये कि एक कारोबारी ने उनसे कहा कि अभी भी मंत्री जी को 15 लाख रुपया दे के आए, ये काम था वो, अच्छा शायद 15 करोड़, क्योंकि वो काम के लिए। और उन्होंने कहा कि तो आप कैसे से बच जाते हैं? तो उन्होंने कहा सेल्फ रेगुलेशन सबसे जरूरी है, ये आप नहीं समझेंगे। यानी जिसको कहते हैं ना कि पहली इकाई अपने आप को आप ठीक रखेंगे। ये तो एक उनसे जुड़ा किस्सा है जो हमने भी पढ़ा, लेकिन जो मैं बरसों से देखता रहा, और 2021 में भारत का जो सबसे अमीर लोग थे उनकी सूची में रतन टाटा कहां रहे होंगे, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? आप कह रहे हैं 2019 में 433वें स्थान पर थे वो रिचेस्ट लिस्ट में। और उनकी जो कंपनी थी वो कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में, उस कंपनी का जो कारोबार वो दुनिया के 100 देशों में, और हम लोग कहते हैं ना कि नमक से लेकर हवाई जहाज बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर से लेकर स्पोर्ट्स कार तक भी बनाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जिसको कहते हैं ना कि आज के समय में जो हम कह रहे हैं कि अडानी आज एक्वायर कर रहा है, आज एक्विजिशन कर रहा है, ये वो जो 2000 का दौर था उसमें दुनिया की हर बड़ी कंपनी जो प्रतिष्ठा के मामले में बहुत बड़ी थी वो सब टाटा खरीद रहा। लेकिन कमाल की बात यह कि उनका निजी पैसा ज्यादा नहीं होता था। तो कहानी कुर्सी के जो दर्शक हैं जो रोज कहानी कुर्सी में देखते हैं कि पैसे की वजह से, और ये जो भीड़ उमड़ी है ये उस वजह से नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि टाटा का एक तो सामूहिक सिद्धांत है, जो JRD टाटा का, जो जिसको हम जमशेदजी टाटा का, जिसको हम टाटा समूह का, एक पारसी परिवार का एक समूह का एक दृष्टिकोण देखते हैं। लेकिन उससे इतर रतन टाटा कहां ले गए? रतन टाटा इस देश में उस वक्त टाटा समूह की कमान संभालते हैं जब ये देश सबसे ज्यादा वोलाटाइल सिचुएशन में था। वोलाटाइल कैसे? वो भाई इंडस्ट्री वाले आदमी थे, और उसी वक्त जो उदारीकरण था, सब कुछ आया था। टाटा बिरला पुराने परंपरागत घराने का था, उसको इन्होंने चेंज किया, कंपनी बड़ी करते गए, अपनी जेब में पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दयालुता, नैतिकता बात करेंगे तो आप जब रिचेस्ट लिस्ट में जाने की कामना करेंगे तो रतन टाटा नहीं हो सकते। कहानी कुर्सी की सुनने वाले नंबर 1 ये सुने। दूसरा, आपकी जीवन शैली कैसी होगी? इंडिका इस देश की सबसे ज्यादा सफल कार थी, सर्वाधिक सफल कार। यानी किसी आदमी को, नैनो के पहले, नैनो तो उसके बाद की एक कोशिश थी, नैनो तो जो है, और इंडिका को एक समय में कहा गया कि ये तो सिर्फ टैक्सी की गाड़ी हो गई, क्योंकि सबकी गाड़ी हो गई थी। तो रतन टाटा ने कहा अब इसका क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि टाटा सन्स का चेयरमैन चलेगा इससे। तो मुंबई की सड़कों पर उनकी नीली इंडिका कार, जो भी लोग कोलाबा और इधर मरीन ड्राइव की तरफ रहते हैं, वो अक्सर उनको उस नीली इंडिका कार में घूमते हुए देख लेते थे। नैनो में भी चले वो, ये कमाल की बात है। नैनो में भी चले। आपने जब एग्जांपल दिया के तौर पर नहीं रखी नैनो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की, लेकिन इंडिका उनकी अपनी कार थी। मतलब मर्सिडीज और सारी गाड़ियों का काफिला था, और मर्सिडीज कार भी वो बदलते नहीं थे, मॉडल आने पर नहीं बदल देते थे। वो तो ऐसे व्यक्ति थे, कुछ भी कर सकते थे। और इंडिका लेके चलना ये सिर्फ इसलिए उन्होंने किया कि इस देश का कोई व्यक्ति अगर इंडिका लेके चल रहा है तो उसको कोई ये ना कहे कि ये टैक्सी वाली गाड़ी है। और एक तरह से भारत की अपनी कार, भारत की अपनी पहचान वो रतन टाटा ने इस तरह से की। तो आपको कुर्सी पे कितनी भी बड़े हों, अपना पैसा बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। उस पैसे से कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये रतन टाटा है। वेरी नाइसली पुट। समीर जी, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, और जो चर्चा यहाँ शुरू हो चुकी है कि केवल उद्योगपति होने की वजह से ये भीड़ नहीं लगी है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि उनका विजन और उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा रहा। देखिए, आज रतन टाटा के एक बाल मन का मैं जिक्र करूंगा। सब जैसे बच्चों का मन होता है। 28 दिसंबर को रतन टाटा का जन्म हुआ था। तो 25 दिसंबर से लेकर, जनरली रतन टाटा ने एक बात का जिक्र किया था कि 25 दिसंबर क्रिसमस से लेके 2 जनवरी तक हम छुट्टी मनाते थे परिवार के संग। बोले 28 दिसंबर में छोटा था, मेरा 28 दिसंबर को जन्मदिन आता था, 28 दिसंबर को मेरा बर्थडे मनता था, और 3 दिन बाद 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मनता था। तो बोले मैं हमेशा इस बात की शिकायत करता था कि मैं 3 दिन बाद जन्म लेता तो 1 तारीख को मेरे साथ पूरी दुनिया जन्मदिन मनाती, एक दिन के रूप में याद रहता। तो मुझसे कहा गया कि क्या फर्क पड़ता है, आप 28 को हुए, हम 1 तारीख को फिर आपका केक काट देंगे, बर्थडे बनाएंगे। तो बोले बचपन में कई साल तक मेरा 28 को भी जन्मदिन मना और 1 तारीख को भी मेरा घर में जन्मदिन मनता था मेरे लिए, कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं 1 जनवरी को हो जाता। बोले मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि भाई आदमी
ऐसा काम करे कि उसका काम से उसका दुनिया जन्मदिन मनाए, उसका लोग काम से याद रखे। सिर्फ जन्म लेने से नहीं होता कि मैं 28 को मना रहा हूँ, 1 तारीख को मना रहा हूँ। मेरा अगर जन्म हुआ है और मैं अगर सार्थक जीवन जीता हूँ तो मुझे उसके लिए जीना पड़ेगा। और देखिए, जब सुरेश प्रभु 2014 में रेलवे मंत्री बने केंद्र में, तो उन्होंने रतन टाटा से संपर्क किया कि रेलवे कायाकल्प सलाहकार समिति का आप अध्यक्ष बन जाइए। सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को उन्होंने कहा मैं 2 महीने विचार करके फिर बताऊंगा। 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सलाहकार जो कमेटी है जो कायाकल्प करना है रेलवे का, उसकी अध्यक्षता ग्रहण करता हूँ। दिल्ली आए, सुरेश प्रभु से मिले, स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी में ट्रेन में कभी नहीं बैठा, तो जिसमें मैं कभी बैठा नहीं उसका मैं अगर सलाहकार बनूंगा तो कम से कम वो ट्रेन तो देखूं अंदर से कैसी होती है। बोले मैंने अपनी कभी जिंदगी में रेल में यात्रा नहीं की है। तो फिर उनका प्रस्ताव था कि मैं दिल्ली से बॉम्बे तक एक बार रेल यात्रा करूंगा ऐसी फर्स्ट क्लास में, देखूंगा ट्रेन कैसी रहती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए ट्रेन में यात्रा करने की। फिर उन्होंने बंबई में उनके लिए एक डेमो रखा गया ट्रेन का कि वो ट्रेन को अंदर से पूरा देखे। उन्होंने पूरी ट्रेन को अंदर से देखा। उसके बाद उन्होंने कई सजेशंस दिए, लेकिन रतन टाटा का ये कहना था कि भाई जिस तरीके से मैं जो कायाकल्प करना चाहता था, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था, और रतन टाटा का एक बड़ा बयान आया था कि मुंबई में लोगों को जब लोकल की मैं फोटो देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बंबई में नौकरी करने वाले लोग इस तरीके से लोकल में ठूस कर सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए लोकल को लेके कि यहाँ लोग आरामदायक तरीके से नौकरी करने जाए, महिलाएं जाती है, बच्चे जाते हैं, तो इनके लिए लोकल की कुछ सुनिश्चित की जाए। 2 चीजों को रतन टाटा को बंबई में 2 चीजों ने बहुत परेशान किया था जिसपे वो काम करना चाहते थे, एक बंबई की लोकल और दूसरा बंबई का स्लम एरिया। रतन टाटा ऐसे अकेले उद्योगपति थे जिन्होंने धारावी का हवाई सर्वे किया था कि अगर धारावी को अगर बदलना पड़ा तो मैं एक बार धारावी को देखना चाहूंगा।